हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साल 2021 में आए एक फैमिली कोरियन ड्रामा मूव टू हेवन को, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। और इस ड्रामा की कहानी बहुत ही अच्छी है, जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है और हम किम को देखते हैं, जो कि एक फैक्ट्री में एक मशीन को ठीक करने के लिए आया हुआ था। तभी किम का पैर उस मशीन के अंदर फंस जाता है और उसने मशीन पर से अपना कंट्रोल भी खो दिया था। लेकिन इससे पहले मशीन उसे इंजर्ड कर दी। किम किसी तरह अपना पैर वहां से निकाल लेता है, लेकिन फिर भी उसका पैर इंजर्ड हो ही जाता है और वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है। इसके बाद हम ग्यूरो को देखते हैं, जो कि इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है। ग्यूरो को एक बीमारी है, जिस कारण से वो बाकी लोगों से अलग है। वो काफी भोला भाला लड़का है और उसका दिमाग बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल काफी स्ट्रांग है। ग्यूरो एक एक्वेरियम में खड़ा हुआ था और वो वहाँ के एक्वेरिस्ट को उन फिशेस को देखकर उनकी बीमारी और प्रॉब्लम्स को बता देता है। जिसके बाद हम ग्यूरो और उसकी दोस्त नामू को देखते हैं, जो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और नामियो ग्यूरो को काफी सपोर्ट करती है, क्योंकि उसी की वजह से नामियो एक्वेरियम में पॉपुलर हो गई थी। जिसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। इन दोनों का घर आमने सामने था और नामू के पेरेंट्स एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्यूरो के घर और गाड़ी पर मूव टू हेवन लिखा हुआ था। असल में ग्यूरो अपने फादर जोंगवो के साथ रहता है। जिसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं, जहाँ ग्यूरो के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें भी खाना बनाना सीखना होगा, क्योंकि उनके जाने के बाद ग्यूरो का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। तभी उनके पास काम के लिए कॉल आती है। जिसके बाद ये दोनों अपनी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाते हैं और अपनी गाड़ी में कुछ सामान रखकर निकल जाते हैं। ये लोग किम के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किम के पैर में इन्फेक्शन फैल जाने के कारण उसकी डेथ हो चुकी है। और ये वही बंदा है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। दरअसल ग्यूरो और उसके फादर ट्रॉमा क्लीनिंग का काम करते हैं। इस काम में मरे हुए लोगों की लोकेशन पर जाकर उनका सामान उनके रिलेटिव्स तक पहुंचाना होता है। अब ये लोग किम के रूम में एंटर होते हैं, जहां उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ये दोनों उसके सारे सामान को इकट्ठा करते हैं। इसी बीच ग्यूरो को नूडल खरीदने के काफी सारे बिल मिलते हैं, जिसे देखकर ग्यूरो अपने फादर को कहता है कि शायद किम को नूडल्स काफी पसंद थे और उसने उसी शॉप से नूडल परचेज किए होंगे, जो कि शायद उनकी गली के बाहर मौजूद है। और मैंने यहाँ पर आते टाइम उस शॉप को देखा था। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद किम को नूडल्स काफी डिस्काउंट में मिल गए हों, जिस कारण से उसने इतने ज्यादा नूडल्स खरीद लिए हों। ग्यूरो के फादर को एक बैग से कुछ परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि किम कॉलेज जाना चाहता था और कॉलेज की फीस पे करने के लिए ही उसने फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था। खैर, आगे दोनों उसका पर्सनल सामान एक बॉक्स में रखते हैं और इस सारे सामान को किम की फैमिली को देने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ग्यूरो को वो स्टोर दिखाई देता है, जहाँ से किम नूडल्स परचेज किया करता था। इस स्टोर में एक काफी सुंदर लड़की मौजूद थी। किम हर रोज इसी स्टोर पर आता था और स्टोर में एंटर होने से पहले वो खुद के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करता था, जिसके बाद वो नूडल खरीदता था। दरअसल किम उस स्टोर वाली लड़की को पसंद करता था और इसे इम्प्रेस करने के लिए किम डेली वहाँ से नूडल्स परचेज करता था। अब ग्यूरो के फादर समझ चुके थे कि किम के रूम में इतने सारे नूडल्स खरीदने के बिल्स कहाँ से आए थे। जिसके बाद ये दोनों किम के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ किम की फैमिली के पास फैक्ट्री का मैनेजर आया हुआ था। वो किम की मदर को बताते हैं कि किम की डेथ उसके वर्क प्लेस पर नहीं हुई, बल्कि उसके रूम में हुई थी और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। फिर ये लोग किम की मदर को कुछ पैसे देते हैं। इधर ग्यूरो और उसका फादर भी वहाँ पर आते हैं और किम के पेरेंट्स को उसका सामान देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम के पेरेंट्स बोल नहीं सकते और वो गूंगे हैं। किम की मदर उसका सामान देखकर रोने लगती है। तभी वो किम के फोन को चेक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि किम को फैक्ट्री के मैनेजर ने ये मशीन ठीक करने के लिए बुलवाया था और उन्होंने उसका इलाज भी नहीं करवाया और ना ही उसे काम से छुट्टी दी, जिस कारण से उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ वो मैनेजर अपने कुछ एम्प्लॉयज के साथ खाना खा रहा था, जहाँ वो कहता है कि अच्छा हुआ किम के पेरेंट्स पहाड़ी लोग हैं, जिन्हें कुछ खास जानकारी नहीं होती, वरना ये लोग तो हमारी पुलिस कंप्लेन ही कर देते। अब ये बात जंगू सुन लेता है और वो ग्यूरो को बाहर जाने के लिए कहता है और खुद उस मैनेजर को पकड़कर किम की मदर के सामने ले जाता है। किम की मदर उन्हें इशारे से बताती है कि किम को ये नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिली थी। हालांकि वो पढ़ना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हम लोग कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस कारण से उसने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, ताकि कॉलेज जाकर वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और बाद में उसे कोई अच्छी जॉब भी मिल जाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो तो हम सबको छोड़कर ही चला जाएगा। फिर किम की मदर मैनेजर को पैसे वापस कर देती है। वहीं ग्यूरो की नज़र एक नर्स पर पड़ती है और ग्यूरो उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो नर्स काफ़ी डर जाती है। वो ग्यूरो को पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब ग्यूरो उसकी चेस्ट की तरफ इशारा करता है। ये देखकर नर्स चिल्लाने लगती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। जिसके बाद ग्यूरो के फादर वहाँ पर आते हैं और उन सबको सॉरी बोलते हैं।
दरअसल ग्यूरू को उस नर्स का बैच चाहिए था जो कि उसके कपड़ों पर लगा हुआ था। अब ग्यूरू को वो बैच मिल गया था, जिसे ले जाकर वो किम के बैग में लगा देता है। इसके बाद ग्यूरू के फादर उसको हॉस्पिटल में मौजूद एक एक्वेरियम के पास छोड़ देते हैं और खुद एक लॉयर से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ग्यूरू के फादर सड़क पार करते हुए वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी तरफ ग्यूरू अपने फादर का वेट कर रहा था, तभी एक गार्ड उसके पास आता है और उसे एक्वेरियम से बाहर कर देता है क्योंकि रात हो चुकी थी। जिसके बाद ग्यूरू अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फादर का वेट करता है। वहीं जुंगवू किसी तरह ग्यूरू को कॉल लगाता है और उसे सॉरी बोलकर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब ये देखकर ग्यूरू काफी डर जाता है और उसकी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इधर जुंगवू को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। वहीं ग्यूरू बिल्कुल अकेला था और वो अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। फिर वो किसी तरह कार को चलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको ड्राइविंग करने के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालकर हाईवे पर ले आता है और वो काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, जिस कारण से बाकी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तभी एक गाड़ी का कवर उसकी गाड़ी के मिरर पर चिपक जाता है, जिस कारण से गिरू अपनी गाड़ी बीच में ही रोक देता है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुका था। तभी उसके पास नमो आती है और वो गिरू को हक करके रोने लगती है। गिरू उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन नमो उसे कुछ नहीं बताती। दरअसल गिरू के फादर की एम्बुलेंस में ही डेथ हो चुकी थी। अगले दिन जुंगवू का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर जुंगवू के कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे। तभी एक पर्सन गुरु को उसके फादर के एशेस का पिक्चर देता है, जिसे गिरू अपने साथ घर पर ले आता है। अब कुछ दिनों बाद गिरू के घर पर एक पर्सन आता है। जैसे ही वो डोर नॉक करता है तो नामू दरवाजा ओपन करती है और ये लड़का बिना खुद को इंट्रोड्यूस करे घर के अंदर घुस जाता है और कहता है कि आज से ये घर मेरा है। इस पर्सन का नाम सैंगवू होता है। गिरू भी इसे देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड सैंगवू के फ्लैशबैक को दिखाने से होती है, जहां हम देखते हैं कि वो अभी जेल से रिलीज हुआ था। जेल के बाहर उसे एक लॉयर मिलता है जो उसे बताता है कि गिरू के फादर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर सैंगवू काफी खुश होता है। लॉयर उसे ये भी बताता है कि गिरू के फादर ने तुम्हें गिरू का लीगल गार्डियन चुना है, जिस पर सैंगवू गिरू की एज पूछता है। तब लॉयर उसे गिरू की एज 20 साल बताता है। ये सुनकर सैंगवू कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसे गार्डियन की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर लॉयर कहता है कि गिरू बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन सैंगवू गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद सैंगवू एक फाइट क्लब में जाता है, जहाँ की ओनर उससे पूछते हैं कि तुम दोबारा फाइट करना कब स्टार्ट करोगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि सैंगवू पास में फाइटर रह चुका है, लेकिन सैंगवू अब फाइट करने से मना कर देता है। तभी सैंगवू उससे पूछता है कि किसी का गार्डियन बनना कैसा रहेगा, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हें भला कौन गार्डियन बनाना चाहेगा, क्योंकि तुम तो खुद की भी केयर नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या ही केयर करोगे। तभी वो लेडी कहती है कि अगर उस वार्ड के पास एसेट्स हैं तो तुम उसके गार्डियन बन सकते हो, क्योंकि उनके पैसों से तुम भी ऐश कर सकते हो। ये सुनकर सैंगवू दोबारा से लॉयर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं गार्डियन बनने के लिए तैयार हूँ। तब लॉयर उसे बताते हैं कि तुम्हें 3 महीने तक गिरू के साथ रहना होगा और उसके साथ मूव टू हेवन यानी कि ट्रॉमा क्लिनिक का काम करना पड़ेगा, यानी कि वही काम जो हैन गिरू अपने फादर के साथ किया करता था। जिसके बाद सैंगवू गिरू के घर चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हान गुरु और नामियो सैंगवू के सामने खड़े हुए थे। तभी डोरबेल बज जाती है और लॉयर उनके घर पर आ जाता है। नामू लॉयर को बताती है कि एक अजीब सा आदमी हमारे घर में घुस आया है। तब लॉयर गिरू को बताता है कि सैंगवू तुम्हारे फादर का छोटा भाई और तुम्हारे अंकल हैं और वो आज से तुम्हारा गार्डियन बनकर रहेगा। अब गिरू इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन नामू पूछती है कि अगर सैंगवू गुरु के फादर का भाई है तो उसका लास्ट नेम डिफरेंट क्यों है। जिस पर सैंगवू बताता है कि मैं गिरू के फादर का स्टेप ब्रदर हूँ, क्योंकि उनके फादर ने मेरी मदर से शादी कर ली थी। पर नामू इस सब से एग्री नहीं होती, लेकिन लॉयर उसे कहता है कि सैंगवू अकेला ही गिरू का रिलेटिव है और तुम्हें इन दोनों पर नजर रखनी होगी। ये कहकर लॉयर वहां से चला जाता है। फिर सैंगवू हान गिरू का काफी मजाक बनाता है। वो उसके नाम का भी मजाक बनाता है और उसे कहता है कि तुम एक रोबोट की तरह हो जो कि बिना इमोशंस के साथ बात करता है। अब जैसे ही सैंगवू पानी पीने के लिए कप उठाता है, लेकिन गिरू उसके पास से उस कप को छीन लेता है, क्योंकि वो कप उसके फादर का था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके फादर की चीजों को इस्तेमाल करे। फिर सैंगवू हान गिरू के फादर के रूम में सोने के लिए जाता है, लेकिन गिरू उसे दोबारा रोकता है और कहता है कि तुम मेरे फादर के रूम में नहीं सो सकते। सैंगवू उसे साइड करने की कोशिश करता है तो गिरू अपना सर दीवार में हिट करने लगता है। उस समय वहां पर नमू आ जाती है और वो गिरू को ऐसा करने से रोकती है। नमू सैंगवू को कहती है कि तुम्हें गिरू के अकॉर्डिंग इस घर में रहना होगा और उसके फादर की चीजों से दूरी बनानी होगी। इसीलिए सैंगवू अपना अलग खाना बनाता है और घर के अंदर ही टेंट लगाकर सो जाता है। रात को जैसे ही सैंगवू की आंख खुलती है,
तब वो देखता है कि गुरु अपनी फादर के रूम के बाहर ही सोया हुआ है और उसने डोर पर एक रस्सी बांध रखी है ताकि सांगवो उस रूम के अंदर एंटर ना कर सके। अगले दिन गुरु दोबारा से एक्वेरियम में जाता है जहाँ वो फिशेस को देखकर अपने सर को मिरर से हिट कर रहा था। तभी नामू वहाँ पर आती है और गुरु को कंट्रोल करती है। फिर गुरु वहाँ के एक्वेरिस्ट को फिशेस की प्रॉब्लम के बारे में बताता है और नामू उसके सर पर दवाई लगाती है, जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही ये देखते हैं कि सांगवू ने पूरे घर में कचरा फैलाया होता है। ये देखकर नामू सांगवू पर गुस्सा करती है, लेकिन सांगवू को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा सो जाता है। नामू इस बारे में लॉयर को बताती है। इधर गिरो सारे घर को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। सांगवू जैसे ही जागता है तब वो घर को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि गिरो ने घर बिल्कुल ही क्लीन कर दिया था। जिसके बाद इन्हें ट्रॉमा क्लीनिंग का काम मिलता है और इस बार गिरो के साथ सांगवू जाने वाला था। पहले तो सांगवू जाने से मना कर देता है, लेकिन नमो के जिद करने पर वो चला जाता है। गिरो कार ड्राइव करने जाता है, लेकिन नमो उसे ड्राइव करने से मना कर देती है और वो सांगवू को ड्राइव करने को बोलती है। जिसके बाद सांगवू ड्राइव करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था और इसी बीच उसने काफ़ी रूल्स भी वायलेट किए थे। जब ये लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तब गिरो उसे बताता है कि तुमने पिछले 40 मिनट के अंदर 59 बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर क्राइम किया है, लेकिन सांगवू को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो कि एक कपल थे, लेकिन ये दोनों काफ़ी लालची थे। दरअसल इनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए इन्होंने गिरो को क्लीनिंग करने के लिए बुलाया हुआ था। ये दोनों लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें रूम के अंदर कुछ पैसे या बैंक बुक वगैरह मिले तो हमें दे देना। और ये कपल उनके साथ काफ़ी बदतमीजी से भी बात करते हैं, जिस पर सांगवू को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। फिर ये लोग डेड पर्सन के रूम में जाते हैं जहाँ से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी। सांगवू जैसे ही रूम के अंदर झांकता है तो रूम के अंदर इंसेक्ट्स घूम रहे थे और ये देखकर सांगवू को वॉमिटिंग आ जाती है। गिरो उसे बताता है कि इस बॉडी को 3 हफ्ते में यहाँ से नहीं उठाया गया था, जिस कारण से रूम की ये हालत हो गई। ये सब देखकर सांगवू क्लीनिंग करने से मना कर देता है, जिस पर गिरो उसे कहता है कि तुम सामान रखने में मेरी हेल्प कर देना और क्लीनिंग मैं अकेले ही कर दूंगा। अब गिरो पूरे रूम की अकेले ही साफ सफाई करता है, जिस बीच उसे काफ़ी सारी बैंक रिसिप्ट्स भी मिलती हैं और वो सारा सामान एक बॉक्स में पैक करके इन लोगों को दे देता है। ये लोग पैसे के लालच में उस बॉक्स को वहीं पर खोलते हैं, लेकिन इन्हें उस बॉक्स में फ़ोटोज़ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये लोग गिरो से पूछते हैं कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तो गिरो कहता है कि हाँ मुझे पैसे मिले हैं। जिसके बाद गिरो उन दोनों को उस रूम के अंदर ले जाता है और फ्लोर का कवर हटाकर इन्हें पैसे दिखाता है, जो कि काफ़ी गंदी हालत में थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग उन पैसों को उठा लेते हैं। गिरो इन्हें बताता है कि केमिकल से वॉश करने के बाद आप इन पैसों को बैंक ऑफ कोरिया में एक्सचेंज कर सकते हो। तो वो लेडी कहती है कि तुम इन पैसों को मुझे साफ करके दे देना। बाहर ये लोग उस येलो बॉक्स को देखते हैं जिसे वो लोग नहीं ले गए थे, तो गिरो कहता है कि मैं उन लोगों को ये बॉक्स दे दूंगा। जिस पर सांगवू कहता है कि वो लोग इस बॉक्स को नहीं लेना चाहते, तो तुम क्यों नहीं ज़बरदस्ती से देना चाहते हो। तभी वहाँ पर जू नाम का एक बंदा अपने कचरे के ट्रक को लेकर आता है, जिसमें वो सारे सामान को यहाँ से लेकर जाने वाला था। अब सांगवू चुपके से उस येलो बॉक्स को भी उस ट्रक में रख देता है और जो इस सारे सामान को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सांगवू और गिरो अपने घर आ जाते हैं जहाँ ये दोनों खाना खा रहे थे। तब सांगवू कहता है कि मैं ऑलरेडी कई बार नहा चुका हूँ, लेकिन तब भी मुझे स्मेल आ रही है। जिस पर गिरो उसे कुछ केमिकल्स के नाम और उनके बारे में बताने लगता है, जिससे सांगवू काफ़ी डिस्टर्ब फील होता है और वो घर के बाहर निकल कर बैठ जाता है। तभी नमियो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि सब कुछ कैसा रहा। जिस पर सांगवू कहता है कि अगर तुम्हें उसके काम को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता है तो तुम खुद की उसके साथ नहीं जाती। सांगवू उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की उस पागल लड़की की दोस्त कैसे हो सकती है और शायद तुम उसकी बेबी सिटर हो। लेकिन नमो को सांगवू की बातों पर बुरा नहीं लगता, बल्कि वो उसे कहती है कि मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र बनी रहेगी, इसीलिए तुम उसे परेशान मत करना। खैर आगे हम गिरो को देखते हैं जो कि उन नोटों को साफ कर रहा था। वो इन सारे पैसों को क्लीन कर देता है। तभी उसे एक नोट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। इसी बीच उसे अपने फादर की बात याद आती है, जिन्होंने गिरो को कहा था कि मरने वाले अपने मरने का रीज़न ज़रूर छोड़कर जाता है। अगली सुबह गिरो बैंक में जाता है और वो उन सारे रिसिप्ट्स को वहाँ की एक एम्प्लॉय को दिखाता है। वो उससे पूछता है कि क्या आप इन रिसिप्ट्स के ओनर को जानती हो, लेकिन बैंक की एम्प्लॉय गिरो को देखकर शॉक थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।